प्यारे बच्चों, आज हम 24 फरवरी 2025 को संपन्न हुए यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के कक्षा 10 विषय हिंदी प्रश्न पत्र संकेतांक 801 बीबी जो कि 2025 का दूसरा सेट है। इस सेट को आज हम देखेंगे और इसका संपूर्ण हल देखेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए। इसके बाद हम देखते हैं सबसे पहले इस सेट के खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो कि ओएमआर में गोला के रूप में भरने होते हैं। तो सबसे पहले हम खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों को तो देख रहे हैं। खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्नों, जिसका पहला प्रश्न दिया है कि पहले प्रश्न में बादल की मृत्यु किसकी रचना है। देखें, ऑप्शन ए उपेंद्र नाथ अश्क की, बी किरा राम कुमार वर्मा की, सी जयशंकर प्रसाद की, डी भारतेंदु हरिश्चंद्र की। तो इसका सही उत्तर है बादल की मृत्यु राम कुमार वर्मा जी की रचना है। ऑप्शन बी सही है। इसके बाद हम देखते हैं दूसरे प्रश्न को। तो देख रहे दूसरे प्रश्न में दिया है क्या किस कहानीकार की कहानियां मानसरोवर नाम से 8 भागों में सम्मिलित हैं। देखिए, ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद की, बी केरा शिव पूजन सहाय की, सी भगवती चरण वर्मा की, डी प्रेमचंद की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रेमचंद की। इसके बाद देखें तीसरा प्रश्न है। तीसरे में केरा शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक हैं। देखें, ऑप्शन ए नागार्जुन, बी केरा प्रेमचंद्र, सी अज्ञेय, डी जैनेन्द्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक अज्ञेय हैं। तो ऑप्शन सी सही है। इसके बाद फिर देख रहे हैं चौथे प्रश्न में दिया है। चौथा प्रश्न है कि अरे यायावर रहेगा याद की विधा है। तो ऑप्शन ए नाटक, बी उपन्यास, सी यात्रा साहित्य, डी कविता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी यात्रा साहित्य। इसके बाद देखिए पांचवें प्रश्न में दिया है। पांचवा प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। तो देखें यहाँ पर क्या हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी आत्मकथा के 4 भागों में सम्मिलित नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये तो देख रहे हैं सम्मिलित है। नीड़ का निर्माण फिर ये भी शामिल है। बसेरे से दूर ये भी शामिल है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेरी आत्मकहानी। इसके बाद छठा प्रश्न है। छठे में क्या रीतिकाल की काव्य भाषा है। तो देख रहे हैं ऑप्शन ए खड़ी बोली, बी कह रहा ब्रज भाषा, सी भोजपुरी, डी मैथिली। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी ब्रज भाषा है। इसके बाद सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में कह रहा कवि भूषण की रचना नहीं है। तो देख रहे हैं कवि भूषण की रचना नहीं है। शिवराज भूषण ये तो इनकी रचना है। छत्रसाल दशक भी इनकी रचना है। शिवा बावनी भी है। तो सही उत्तर है रामचंद्रिका, जो कि केशव दास की रचना है। तो ऑप्शन ए सही है। इसके बाद आठवां है कि द्विवेदी युग नामकरण किस साहित्यकार के नाम के आधार पर किया गया है। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी गलत उत्तर है। सोहन लाल द्विवेदी ये भी गलत है। रघुवीर प्रसाद द्विवेदी ये भी गलत है। ऑप्शन डी महावीर प्रसाद द्विवेदी, इन्हीं के नाम से द्विवेदी युग का नामकरण हुआ है। तो ऑप्शन डी सही है। इसके बाद नौवां प्रश्न है। देखिए नौवें प्रश्न में दिया है कि तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने क्या कहकर संबोधित किया। तार सप्तक के कवियों को अज्ञेय ने राहु के अन्वेषी कहकर संबोधित किया। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए राहु के अन्वेषी है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें में देखने दिया है कि धूप के धान रचना किसकी है। धूप के धान के लेखक गिरजा कुमार माथुर हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद 11वें प्रश्न को यदि देखें तो देखिए 11वें प्रश्न में दिया है कि करुण रस का स्थायी भाव है। देख रहे हम जानते हैं करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। इसका ऑप्शन डी सही है। इसके बाद 12वां प्रश्न है। 12वें में देखिए दिया है कि चमचमात चंचल नयन, बिच घूंघट पट झील और मनोह सुर सरिता विमल, जलद्रग उछलत जुगमीन उपरयुक्त दोहे में अलंकार है। तो हम जानते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं मनोह शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जहाँ पर जन जानो मनु मानो मनोह जनु शब्द का प्रयोग होता है, वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो देख रहे हैं उत्प्रेक्षा अलंकार ऑप्शन सी पर दिया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी। इसके बाद 13वां प्रश्न है कि रोला छंद किस प्रकार का छंद है। देख रहे ऑप्शन ए विषम, बी के सम, सी अर्धसम, डी उपरयुक्त में से कोई नहीं। तो देख रहे रोला में चूंकि 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं अर्थात समान होती हैं, इसलिए सम मात्रिक छंद होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी। इसके बाद 14वां प्रश्न है। 14वें में कह रहा अध्यक्ष में प्रयुक्त उपसर्ग है। अध्यक्ष में हम जानते हैं आदि उपसर्ग का प्रयोग है। ऑप्शन देख रहे पहले में आदि दिया है, यही इसका सही उत्तर होगा। आद गलत है, यक्ष भी गलत है और उपरयुक्त सभी भी गलत है। तो सही उत्तर इसका ऑप्शन ए आदि है। इसके बाद 15वें प्रश्न को यदि देखें, 15वें में कह रहा जिस समाज का पहला पद संख्यावाची हो और उससे समुदाय का बोध होता है उसे कहते हैं। तो जिस समाज का पहला पद संख्यावाची हो उसे हम जानते हैं दिग्गु समाज कहते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी। इसके बाद 16वें प्रश्न में क्या खीर शब्द का तत्सम रूप है। तो खीर का तत्सम रूप क्षीर होता है। क्षीर देख रहे हैं ऑप्शन सी पर दिया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी। इसके बाद 17वें प्रश्न को यदि देखें, 17वें प्रश्न में दिया है कि तस्मय में विभक्ति और वचन है। देख रहे हैं ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति एक वचन, बी कह रहा पंचमी विभक्ति बहुवचन, सी द्वितीय विभक्ति एक वचन, डी प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो तस्मय में विभक्ति और वचन
ऑप्शन ए चतुर्थी विभक्ति एकवचन सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न यदि हम देखें, 18वें में देखने दिया है कि जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उस वाक्य को कहते हैं। जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख या सुख का बोध हो उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। इसके बाद फिर 19वें प्रश्न को यदि हम देखें, 19वें में कह रहा रोहन से चला नहीं जाता, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? देखिए जिन वाक्यों में चला नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, लिखा नहीं जाता, ऐसे शब्द आते हैं वहां पर भाववाच्य होता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी भाववाच्य है। इसके बाद फिर देख रहे हैं 20वें प्रश्न में दिया है, हमारा 20वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अविकारी शब्द हैं। अविकारी अर्थात अवयव, जिन शब्दों में कोई परिवर्तन ना हो वही अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं बालक को बालकों, पुस्तक पुस्तकों, पुराना पुरानों। तो इस तरह से निकट को हम और कुछ नहीं कह सकते। तो इसका ऑप्शन सी सही है, निकट यहाँ पर अविकारी शब्द है। तो देख रहे हैं ये हमारे 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल है। इसके बाद यदि हम खंड बा को देखें तो खंड बा विशेष रूप से अब हमारा ये आगे आने वाले बच्चों के लिए उपयोगी है, क्योंकि जो 10 में है उनका तो प्रश्न पत्र हो गया है, वो अपना अगले विषय की तैयारी करेंगे। तो यदि कक्षा 9 के बच्चे हैं तो यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे ही सभी सेट और सारे सब्जेक्टों का सेट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों को शेयर कर दीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर पहले प्रश्न में देख रहे हैं एक पैराग्राफ आया हुआ है गद्यांश पर आधारित, और इस पर आधारित देख रहे हैं 3 प्रश्न जो कि लगभग सब सेट में होते हैं। तो पैटर्न यही होगा, देख रहे हैं 3 प्रश्नों का उत्तर इस गद्यांश के आधार पर देना होता है, अथवा देख रहे हैं इसका दूसरा गद्यांश दिया है, दूसरे गद्यांश पर आधारित भी देख रहे हैं 3 प्रश्न हैं, तो या तो पहले को करना है या तो दूसरे को, इन दो में से किसी एक गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। इसके बाद दूसरे प्रश्न में देख रहे हैं पद्यांश पर आधारित प्रश्न होते हैं, जो कि देख रहे हैं 6 अंक के होते हैं, यहाँ पर भी 2 होते हैं। पहला देख रहे हैं दिया है ऊधव मन न भये 10-20, तो ये हमारा देख रहे हैं सूरदास के पद से अवतरित है, और इस पर आधारित 3 प्रश्न आपके दिए हैं, जो कि प्रत्येक 2-2 अंक के मिलाकर 6 अंक, अथवा फिर देख रहे हैं एक दूसरा पद्यांश भी दिया है, तो या तो आप ऊपर वाले पर आधारित प्रश्नों का उत्तर देंगे या अथवा वाले में। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी ये पद्यांश आपका दिया है। इसके बाद इस पर आधारित देख रहे हैं 3 प्रश्न हैं, तो या तो उसको करेंगे अथवा इसको करेंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न देख रहे हैं संस्कृत गद्यांश पर आधारित होता है, तो यहाँ पर भी 2 आपके गद्यांश मिलेंगे, 2 में से किसी एक का उत्तर देना होता है। संस्कृत में संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसके बाद फिर देख रहे हैं अगला इसी पर पद्यांश, यानी चौथा जो प्रश्न होता है संस्कृत पद्यांश पर आधारित किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखने के लिए आता है। तो देख रहे हैं यहाँ पर भी 2 श्लोक हैं, और इन 2 श्लोकों में से किसी एक का आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है। इसके बाद देख रहे हैं 5वां है, 5वें में पठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक प्रश्न का उत्तर देने की बात कहता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 8-9 खंड काव्य मिलेंगे, तो जो आपके जनपद में जो भी खंड काव्य चलता है उस खंड काव्य के दिए हुए 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही उत्तर देना है। जैसे देख रहे हैं जनपद फतेहपुर में मुक्तिदूत खंड काव्य चलता है, तो यहाँ पर इस पर आधारित 2 प्रश्न आए हुए हैं, इन 2 प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का ही आपको उत्तर देना है, जिसमें देख रहे हैं खंड काव्य के नायक का चरित्र चित्रण, ये लगभग आपका हर सेट में पूछा जाता है और हर साल पूछा जाता है, जो कि देख रहे हैं 3 अंक में होता है। इसी प्रकार अन्य जनपदों में जो भी खंड काव्य चलता है उस खंड काव्य के ही प्रश्नों का उत्तर वहां के विद्यार्थी देंगे। तो देख रहे हैं इस तरह से ये 8-9 खंड काव्य दिए हैं। इसके बाद यदि हम छठे प्रश्न की बात करें, छठे में लेखक का जीवन परिचय लिखने के लिए पूछा जाता है और उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। तो देख रहे हैं यहाँ पर 4 लेखक आए हैं, और इन 4 में से जिसकी तैयारी आपकी अच्छी है उसी में से किसी एक के विषय में लिखना होता है। खा नंबर फिर देख रहे हैं किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख करने के लिए। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 4 कवियों के नाम हैं, तो 4 में से जिस किसी का आपको तैयार हो अच्छे प्रकार से उसी का उत्तर देना होता है। 7वां प्रश्न देखिए, एक कंठस्थ श्लोक लिखने की बात कहता है 2 नंबर में, तो एक श्लोक लिखना होता है। 8वां आपको फिर आपके विद्यालय में खेल की सुविधाएं बहुत कम हैं, अपने विद्यालय की प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए जिससे खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया हो। अथवा फिर देख रहे हैं आपके जन्मदिन पर दादाजी ने एक पुस्तक उपहार में भेजी है, धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखना है, इन 2 में से किसी एक को करना है। 9वां देख रहे हैं 2 प्रश्न, 4 प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखने के लिए होता है। और 10वां ये अंतिम प्रश्न है, देख रहे हैं 5 निबंध दिए हैं, इन 5 निबंधों में से जो निबंध आपको अच्छी प्रकार से तैयार है उसको लिखना होता है, और ये देख रहे हैं 7 अंक में आता है। तो प्यारे बच्चों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में अवश्य अवगत कराएं, और यदि कोई सुझाव है तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य दें। और यदि चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि आगे आने वाले सारे सेटों का हल और सभी विषयों का हल आपको मिल सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।